नमस्ते। मैं हूँ रंजना और आज हमारे साथ हैं देश के सच्चे नायक, परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र यादव जी। सर, बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। आपकी सेना की सर्विस और उसके बाद आपका सम्मानित होना, कारगिल वॉर, इन सभी चीज़ों से थोड़ा बहुत हम लोग परिचित हैं। पर यहाँ तक आने के लिए जो आपने एफर्ट्स किए, बचपन में जो आपने सीखा, उनसे थोड़ा सा रूबरू होना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से एक छोटा सा जो पौधा होता है उसको माली उसको समय समय पर जिस तरह से खाद पानी संवारता है, उसको देखता है, उसकी देखभाल करता है, तो पौधा उसी रूप में उसी भाव में ऊपर बढ़ता है। क्योंकि मैं एक किसान और जवान का बेटा हूँ, गांव के परिवेश में पला बढ़ा हूँ, सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, खेत खलियानों में काम किया है। तो उस गांव के परिवेश में लोगों का आपसी सहयोग, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, एक दूसरे के प्रति एक लगाव की भावना थी। तो उसको देख देख करके हम बड़े हुए। थोड़ा अभी बड़े हुए ही थे, समझ आने ही लगी थी, तभी पिता बीमार हो गए। फिर जो बड़ा भाई था, हम दोनों ने खेती को समझा, क्योंकि वही एक आय का जरिया था। किसान के पास तो खेती के सिवा और कोई जरिया होता नहीं। पिता उस जरिए के जो है मुख्य कर्ता धर्ता थे, वही आज बीमार चारपाई पे थे। आर्थिक स्थिति और ज्यादा नीचे जाने लगी। भाई, मुझे बीच में टोक रही हूँ। आपके पिताजी, मैंने सुना है कि वो भी सेना में थे। हाँ बिल्कुल, वो सेना में ही थे। तो और ये बात कब की? ये 65 और 71 में वो। मतलब ड्यूरिंग द सर्विस और उसके बाद? हाँ, सर्विस के बाद की बात? ये तो सर्विस के बाद की, क्योंकि वो 65-71 का युद्ध लड़ने के बाद सन 74 में वो छोड़ करके चले गए, क्योंकि घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें और सर्विस करने की इजाजत नहीं थी। तो वो किसानी करते, पेंशन थी नहीं, क्योंकि 8 साल ही सर्विस की। हाँ, फिर भाई और हमने दोनों ने निर्णय लिया कि हम कम से कम इस आय के स्रोत को आ, निरंतर जारी रखेंगे। फिर हमने खेती करनी शुरू की। बचपन में भी सिर्फ ट्रायंगल में हम जी रहे थे, घर खेत स्कूल, स्कूल घर खेत, इसी में हमारा बचपन बीता। और क्योंकि जब हम वो काम कर रहे थे, बचपन से बड़ा हार्ड वर्क कर रहे थे। खेती करना एक बहुत हार्ड, किसान गर्मी में भी काम करता है, सर्दी में भी काम करता है, बरसात में भी काम करता है। जब किसान के शरीर के ऊपर बरसात गर्मी, आ, वो पूस की रात की वो सर्दी कड़क, जो उसके बदन पे पड़ती है, तो वो धीरे 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 करके एक स्ट्रांग होता चला जाता है। यानी उसका भी एक ऐसा तपना होता है, जिस तरह से एक कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन को बनाता है, फिर आग की मिट्टी में उसको तपाता है, ताकि वो बर्तन में वस्तु रखने की सामर्थ्य बन जाए, संग्रह कर सके किसी वस्तु। तो किसान भी उसी तरह से एक तपता है हर मौसम। और वो तपता इसलिए है क्योंकि उसमें निस्वार्थ, वो इसलिए नहीं तपता कि उस खेत में काम करता है, खेत खलियानों में जितना भी धन उगता है उससे बेच करके उसकी आय तो बढ़ती है निश्चित, बट वो ये सोचता है कि देश और दुनिया का कोई व्यक्ति उसको अन्न उपलब्ध, तो अगर उसको अपना पेट भरना हो तो छोटी सी खेत में वो अपना अन्न उगा करके अपने पेट को भर सकता है। तो वो भाव वहां से पैदा। पिता अपने साथियों को कहानियां सुनाया करते थे, उन कहानियों को सुनते रहते थे, फिर उन कहानियों में जीना शुरू। जैसे आपने सुना होगा नानी की कहानी, दादी की कहानी। बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते थे अपनी दादी से कहानी सुनने के लिए, नानी से कहानी सुनने के लिए। दादी और नानी के पास राजा रानियों की कहानी हुआ करती थी, वीरों की कहानी, जो आज क्योंकि संयुक्त परिवार थे, आज एक एक
परिवार। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि कहीं वो पुराना जो सनातन जो हमारी संस्कृति थी उसको कहीं तोड़ दिया। यही आज हमारे दुख और पीड़ा का कारण है। तो उसमें हमने देखा कि लोग अगर कोई बीमार है तो उसको किस तरह से हेल्प करते हैं। हम बच्चे थे, हमें खेती करना नहीं आता था, तो पड़ोस के गांव के लोगों ने हमें हेल्प करी कि हाँ खेत की सिंचाई इस तरह से होती है, जुताई इस तरह से होती है, बुआई इस तरह से होती है, फिर कटाई का इस तरह के होते हैं। इस तरह से हमने धीरे धीरे करके 1-2 साल में उसको सीखा। फिर उसमें हम साथ साथ पढ़ते भी रहे, खेती भी करते रहे, तो आय का जो जरिया था वो निरंतर बना रहा। पढ़ाई पे भी फोकस करते हैं। आज माँ बाप जो है बच्चों को बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ समय बच्चों को खेल कूद के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि जब हम ये दिमाग हमारा एक तवे की तरह, स्लेट की तरह होता है कि जो हम देखते जाते तो कहीं ना कहीं वो रुक जाता है, थक जाता है। तो उसको थक करके उसको रिफ्रेशमेंट करने के लिए वो अगर खेल कूद करता है, अगर पसीना बहाता है कुछ दिन में, एक उसका शारीरिक स्वास्थ्य तो बन ही रहा, फिजिकल स्ट्रांग तो हो रहा, लेकिन साथ ही साथ उसका मेंटल पावर भी बढ़, उसकी फिजिकल पावर भी बढ़, उसकी समझ भी बढ़ रही है। और जितनी उसकी समझ बढ़ती जाएगी, जितना वो फिजिकली स्ट्रांग होता चला जाएगा, मेंटली स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतना उसका पढ़ाई के अंदर भी फोकस, क्योंकि खेल एक ऐसा तरीका है जो फोकस के ऊपर ज्यादा महत्व। हम खेती करते हैं तो खेती में पसीना बहाते हैं, तो वो एक फोकस बना रहता है, हम पढ़ते भी रहते हैं। इस तरह से मेरा बचपन खेत स्कूल घर में। एक परिवर्तन कैसे आया एक किसान से एक सैनिक? क्योंकि जो पिता से जो सीख रहे थे, सुन रहे, उसी से सोच पैदा हुई, एक भाव आया कि पिता ने बोला कि लड़ाइयों के अंदर खून खराबा होता है, लाशें होती है, खाना नहीं मिलता है, सोना नहीं मिलता है, सिर्फ चलना ही चलना, लड़ना ही लड़ना। बहुत कठिन परिस्थितियों में सैनिक जीता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, आपने भी देखा होगा कि जब बच्चे, बड़ी जिज्ञासा होती है, जानने की कोशिश करता है, जब उसको सही सेटिस्फेक्शन उत्तर नहीं मिलता फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो मुझे वो जिज्ञासा थी, ऐसा कैसे होता, ऐसा नहीं है, खाना तो मिलता हो, पानी तो मिलता होगा, नहीं तो इंसान कैसे जीता हो। फिर कभी कभी ये भी आता होगा ना कि पिताजी वहां पर थे और उन्होंने इस परिस्थिति में ये काम करना चाहिए था, नहीं किया, अच्छा मैं जाके देखता हूँ, मैं करके देखती हूँ। हाँ, तो यही था कि मैं भी उसको उस परिस्थिति में जाकर के वो चीज देखना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ। क्या वास्तव में इतनी कठिन परिस्थितियों में एक सैनिक रहता है, जीता है, काम करता है। बस वो भाव पैदा हुए और उन्हीं भावों के कारण जब मैं 12th क्लास में आते आते सेना गया, क्योंकि किताबों में भी उस समय जो हमारा साहित्य था उसमें हमारे शूरवीरों की कहानियां हुआ करती, तो हमारे 6th क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी, उस अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा था, वो बड़ा इम्पैक्ट डाला दिमाग में। एक यार सैनिक अकेला, पिता से तो सुन ही रहे, लेकिन वो अकेला व्यक्ति जिसने 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिए, जिसके ऊपर पाकिस्तान की फौज को बहुत बड़ा गुमान था, गर्व था, घमंड था कि इससे तो हम हिंदुस्तान की फौज को तहस नहस, हिंदुस्तान की फौज इन टैंकों के सामने नहीं टिक सकती। लेकिन उसने सैनिक ने यह दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी, हथियार कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन एक इंसान अगर पावरफुल बन जाता है, एक इंसान की सोच इतनी पावरफुल हो जाती है, सोच के उस इंसान के सामने कोई टेक्नोलॉजी, कोई हथियार अकेले व्यक्ति ने। फिर बचपन में फिर 6th क्लास में ही थी शायद वो कहानी, 5th में थी, चंद्रशेखर आजाद की कहानी, जिसमें स्कूल के अंदर टीचर पूछता है तेरा नाम क्या है, काम क्या है, सिर्फ आजाद 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 है।
तो एक ऐसा भी नौजवान इस धरती पर हुआ है, एक कल्पना कर, ऐसा भी हो सकता है कि जिसको कोड़ों से पीटा जा रहा है लेकिन फिर भी वो भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। फिर उस 12 साल और 23 साल के लड़के की कहानी सुनी, उसकी भी पढ़ी कि यार वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में लटका लेता से डर कैसे हो सकता। तो ये सब जो परिस्थितियां बनी, उस परिस्थितियों का प्रभाव हुआ, उसी प्रभाव से वो सोच पैदा हुई, तभी समय पर। काफी कम उम्र के थे आप जब आपने आर्मी ज्वाइन किया? हाँ, मैं 16 साल 5 महीने का जो है इस सेना के अंदर गया था, और उसी रेजिमेंट में ले जाने का मौका मिला जिसकी कहानी अब्दुल हमीद की कहानी मैंने पढ़ी थी, ग्रेनेडियर रेजिमेंट। तो ये उस उम्र की बात है जब बच्चों को ये पता नहीं होता कि उन्हें आगे क्या करना है। उस वक्त आपने अपनी दिशा भी तय कर ली थी और अपना उद्देश्य भी तय कर लिया था, उसके लिए आपने संघर्ष भी शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज का जो वातावरण है ये भौतिकवादी वातावरण, इतना धुंधला वातावरण है कि बच्चों को खुद को नहीं, ये समझ नहीं आता कि मुझे जाना, मुझे करना, उनके एम के लिए क्यों नहीं। क्योंकि हमने आदर्श, जो बचपन में एक इंसान एक कोई रोल मॉडल, आदर्श का चुनाव से शायद इसलिए हम भ्रमित, शायद उस पथ पे चलते हैं फिर वापस लौट आते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है हमारे अंदर जो डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। आपका अगर आदर्श सही है, आपके रोल मॉडल देखते, आप उस रोल मॉडल की तरफ आप जी रहे, डिटर्मिनेशन के साथ जी रहे, दृढ़ संकल्प, तो वो दृढ़ संकल्प व्यक्ति को कभी डगमगाता। मेरा तो आदर्श था मुझे फौजी, और जब फौजी बनना है तो निश्चित था, तो जब एक डिटर्मिनेशन हो गया कि बनना ही है, तो आपके जो भाव हैं, जो शरीर के अंदर उसी प्रकार के हार्मोन्स पैदा हो, आपके भाव, उसी भावनाएं होती हैं, व्यवहार होता है, उसी तरफ बढ़ते। मेरे अंदर वही भाव, क्योंकि उसमें जीना शुरू। और जो व्यक्ति आज आप देखते होंगे, आपका कोई साथी जो आपके सहपाठी पढ़ रहा होता है और वो अचानक से इतनी बड़ी उपलब्धियों पर पहुंच जाता है, उसने उपलब्धि प्राप्त कर ली, आप एकदम से अचंभित होते हैं, तो तो बैठता था, क्या कर दिया उसने, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो उस जो उसने एम बनाया था, उस एम को अपने मन आत्मा से किया। और जो व्यक्ति जिस एम को जीता है, उस एम को प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। क्योंकि जब जीने की बात मैं कर रहा हूं, उसमें उसका आत्मिक लगाव, उससे वो मोहब्बत करता है, तो उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तमाम ऊर्जा उसी के अंदर निहित हो जाती है। वो अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दे। और जहां जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने, जिस बच्चे ने उस कर्म के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, कर्म कर्म में वो उसकी एक पूजा होती है। और जब पूजा आप करते हैं तो आपको मालूम है पूजा की साधना शक्ति होती है, शक्ति से ही आपको उपलब्ध है। मैं तो इस तरह से। तो यहाँ पर उद्देश्य सेना में जाने का, देश सेवा करने की, या ये जाके देखना था कि होता क्या है सेना में? नहीं, उसको जीना था, ताकि जो परिस्थिति फादर ने बताई थी उनको जी करके देख। आप जिस माहौल में जाते हैं, जिस संस्था में जाते हैं, तो वो संस्था अपने अनुरूप उसको ढाल देती है, उसमें वो चेंजिंग ला देती। तो पहले से भाव थे, तो और जब ट्रेनिंग का पार्ट हमें मिला, ट्रेनिंग के अंदर मुझे पहली एक घटना याद है, क्योंकि पहला ही सबक हमें फौज से मिला कि अन्न की इज्जत करनी चाहिए।
दूसरा सबक जो फौज का आज भी है, टाइम पंचुअलिटी। कि अगर व्यक्ति के अंदर टाइम पंचुअलिटी नहीं, वो अन्न की कदर नहीं करता, तो वो अपने जीवन को अनुशासित नहीं रखता है। अनुशासित रखने के लिए जरूरी है कि आप अपना जो लक्ष्य बना रहे हैं उस लक्ष्य पर कायम रहें, टाइम पंचुअल रहें और कर्म को सही से करें। करें कह रहा, और करते करते फिर उसको जीना शुरू। जब आप जीना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि आप उसको कर्म से आपके दिल स्नेह हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। आप उसको खेल समझना शुरू, आपको उसको एंजॉयमेंट, और जितना आप इंजॉयमेंट करते उतना ही आप आसानी से उसकी गहराइयों को समझ पाते। पनिशमेंट भी मिलता था, उस पनिशमेंट को एक शिक्षण के रूप में है। इससे कुछ जरूर इसमें कुछ छुपा है, क्योंकि हमारे गांव में कुम्हार भी को भी देखते थे कि यार बर्तन तो उसने बनाया है, कुछ दिन के बाद में उसके ऊपर सूखी मिट्टी डाल करके अंदर हाथ रख करके जो है उसके ऊपर थपकी बजा कर उसको पीट कर, हमें लगता है देखो ये तोड़ देगा इसको, तोड़। कबीरदास ने इसके ऊपर दोहा कहा, गुरु शिष्य कुंभ कुम्हार है, गड़गड़ काढ़े फोड़, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे छोड़। तो वो जो शिक्षक थे, वो जो इंस्ट्रक्टर थे हमारे फौज के, जो कुछ कमियां थी, क्योंकि एक सिविलियन बच्चे थे और उस सिविलियंस को एक फौजी में कन्वर्ट कर, क्योंकि फौजी जो सैनिक बनता है तो वो सैनिक एक देश के विश्वास और भरोसे का प्रतीक होता है, उसके ऊपर राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा का दायित्व होता है। तो कहीं इसके कंधे जो है कमजोर ना, कहीं इसका हृदय भावनाओं में बह ना जाए, इतना सख्त उसको बना दे। उस ट्रेनिंग को हम उस भाव से लेकर ट्रेनिंग में वो और ज्यादा सशक्त किए। फिर हम ट्रेनिंग करने के बाद जो जी रहे थे, और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सच्ची आत्मा से किसी चीज को जीना तो शुरू कीजिए, क्योंकि जब सच्ची आत्मा से आप जीते हो तो आप जी नहीं रहे, आप परमात्मा से कनेक्ट कर रहे हो, अपने परमात्मा को अपने जो है आपको समर्पण करते हैं। तो परमात्मा आपको उसी रास्ते पे लेके जाएगा, आपका हाथ पकड़ करके लेके। ये तो ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारे बच्चे, कोई फीस में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मुझे तो श्रीनगर भेजा, श्रीनगर में गया, श्रीनगर जाकर के युद्ध शुरू हुआ। वहां तो युद्ध चल ही रहा था 1990 से, उग्रवादियों के बरकरार वो युद्ध लड़ते रहे, वहां से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आपको बढ़ा दिया, आपको जो है जो पॉजिटिव एनर्जी की जो ताकत है, जो शक्ति है, जो परमात्मा, वो आपको उस रास्ते पे ले जाकर के खड़ा कर दे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो आपकी सोच समझ आंतरिक जो ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है। आपने उस रास्ते पे पहुंचने के बाद आपका मन डगमगा, मैं जाऊं, जिस कदम बढ़ा तो वो उसके पास सामर्थ्य आगे बढ़ता है। आप अकेले चल रहे होते, लगता है कि मैं अकेला चल रहा हूं, अकेला कोई नहीं चलता, अकेला कोई संसार में नहीं। उस व्यक्ति के साथ लाखों करोड़ों ऐसी शक्तियां, अदृश्य शक्तियां इसका चल रही होती है, उसको उस दिशा में बढ़ा रही है, जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि जब आप पहला कदम बढ़ा करके तो देखिए, सारी कायनात आपके कदमों पे तभी आपका साथ होता है। अच्छा, कारगिल वॉर और आपकी ज्वाइनिंग, ये कोई बहुत बड़ा अंतराल नहीं था बीच का, इस बीच में आपकी शादी हो गई, और कहते हैं कि जिंदगी में ये जो एक मोड़ आता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इसमें कोई आ जाता है आपका साथ देने का।
नहीं, शादी के बारे में कुछ बताइए, कैसे हालात हुआ, कैसा रहा उस वक्त जब बात चली होगी घर में कि हाँ। नहीं, ये जनवरी में मैं 99 जनवरी में 2 महीने की छुट्टी ली। और उसी टाइम पे शादी फिक्स थी। तब तक कोई आस ही नहीं थी कि ये होगा। तो शादियाँ गाँव में आज भी जो, आज तो थोड़ा सा चलन हो गया है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लो, हम्म, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आपने रीना जी को देखा नहीं? नहीं, फोटो एक दूसरे को जो है घर वाले लेकर के गए थे, फोटो में देखा कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं की? नहीं, क्योंकि पहले एक टेलीफोन भी नहीं थी और इतना सहूलियत नहीं थी। बस फोटो ही देखा था, फोटो देख करके इन्होंने भी फोटो देखा। और 20 मई शादी की डेट फिक्स हुई, लेकिन फिर वो करते करते जाकर 5 मई को फिक्स। 1 मई को मैं छुट्टी आया, 20 दिन 2 महीने की तो पहले काट करके चले, अभी 20 ही दिन की छुट्टी में आया। आकर के 5 तारीख की शादी थी। शादी फिर 7 तारीख शादी की फर्स्ट नाइट थी। उस वक्त भी इस तरह का स्वप्न? इस तरह का स्वप्न था। कभी मेरे नौजवान बोलेंगे नहीं यार, तो शादी की फर्स्ट नाइट में तो कोई हम अलग इमेजिंग करते हैं, ये सोचते हैं वो सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं, जरूर सोचते हैं, लेकिन मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर्काल के अंदर शादी जरूर हुई, उनमें जरूर था, लेकिन अंत मन में वो एम जरूर जो मैं बचपन से उसी रहा। बस स्वप्न था कोई हमारे तिरंगे को लेकर के भाग रहा और लोग हमारे पीछे पीछे तिरंगे को लेकर के जा रहे हैं, तो उनको गोलियों से ढूंढ रहे हैं और लोग शहीद होते चले जाते हैं, लेकिन तिरंगे को नहीं छोड़ रहे। इस तरह का जो मुझे स्वप्न दिखाई दिया, सुबह उठा मेरे घर वालों को पता है कि इस तरह के मुझे स्वप्न दिखे। मम्मी को भी मेरा भाई को, इन्होंने वो कैसे अरे तू वहाँ रहता है कश्मीर, हाँ, हाँ? इसलिए आ गया होगा। बोला इसलिए वहाँ उनके बीच बहुत में सारी, रहते क्योंकि हैं। उस समय तक बहुत मुठभेड़ हो चुकी थी, बताते हैं। इस तरह से बोला तू वहीं रह रहा था, दिमाग में वो कहीं आ गया। लेकिन उस स्वप्न मेरे को बेचैन कर मन नहीं, लेकिन काम तो था, घर के काम भी करना, फिर उसी में जो है करते करते धीरे धीरे आभास और सब कुछ हो चुका। बस मन में ही लग रहा था छुट्टी कब पूरी। मतलब ये इंट्यूशंस थे या आपको वापस कुछ ऐसा सपना देखा है? नहीं, सपना तो बस यही देखा, बाकी अंदर से intuitions हुए। इंट्यूशन होने लगी और बेचैनी होने लगी, चल यहाँ से। हाँ। लेकिन क्योंकि उस समय तक रेडियो पर भी प्रचार वो नहीं हुआ था, प्रसार नहीं हुआ था, रेडियो एक सबसे बड़ा माध्यम था, टीवी बहुत कम थे, समाचार पत्र थे, बाकी तो बस 20 तारीख को मुझे जाना था, 19 को जाना था, 19 की शाम को ट्रेन पकड़ी, चलो पहुंचा। वहाँ अनाउंस में मैंने सुना 18 के एरिया जो जो वहाँ पे यूनिटें, अच्छा, आप अपनी छुट्टी खत्म कर दी? हाँ छुट्टी खत्म कर दी, कोई ऐसी कॉल नहीं आई? कॉल नहीं आई। तो जैसे वहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि वो 18 के एरिया के जवान छुट्टी काट करते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट जमा करें, उस सुबह 4 बजे आपकी जो है बस ये आपको जाने कभी नहीं होता। अच्छा क्या अरे कर दीजिए, वहाँ उधर उधर कुछ ज़्यादा हो गई है, तो फौजों का डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया। फिर एकदम से कागज जमा करके मेरा सब अगले दिन बड़े बड़े खुशी से 4 बजे बस में बैठे, शाम को 4 बजे श्रीनगर पहुंचे। वहाँ भी फिर अनाउंसमेंट हुआ कि यूनिट की गाड़ियाँ आई हुई हैं, अपनी गाड़ी में तो अच्छा, ये एक्साइटमेंट भी था कि अच्छा हम जा रहे हैं कहीं पर, कुछ करना है। हाँ, क्योंकि देखिए हर तरह की फीलिंग होती है लोगों के पास, ऐसे नहीं होती, क्योंकि आप कोई खेल आपको पसंद है, आपको लग रहा है कि आपका एक मैदान आ रहा है, खिलाड़ी आ रहे हैं,
आपको उस तरह भाग में ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम वॉर के लिए जा रहे हैं और एक एक्साइटमेंट है और एक अंदर से खुशी हो रही है खुशी हो कि जाएगा ऐसा यार, नहीं मुझे अब मौका आ गया है सारी ट्रेनिंग का बिल्कुल इस्तेमाल करने नहीं, अपने सपनों को साकार कर, सपनों को साकार करने। सपनों को साकार करने। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जब जब पता चला कि यार युद्ध शुरू हुआ, उनको डर भी नहीं। अगले दिन यूरोप में पहुंचे तो लेकिन बस हमारी कैजुअलिटी डेड बॉडी नीचे आ रही थी और हम वहाँ पहुंचे थे। उसको देखा तो यहाँ कुछ उसको गोली लगी, उसको सैल्यूट किया वहाँ पर एकदम से भेज दिया। बस फिर वहाँ गए, जरूरी है लेकिन डर लगता है सब, ये सब नहीं कि व्यक्ति डरता है, लेकिन जब आप जिस माहौल में रहना शुरू कर दें धीरे धीरे वो माहौल आपके डर को खत्म। हमें काम मिला था उसका ऊपर जो हथियार हमने से पहुंचा फॉरवर्ड में जवान लड़ पहले दिन, क्योंकि ऊपर से आरटी के बम गिर रहे हैं, मोटर आ रही, उधर से किसी गनों का फायर आउट शुरू हो, गोली ऐसे बगल से निकल रही, डर लगा। लेकिन 2 दिन उसमें, तीसरे दिन हम फिर डर खत्म इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने सोचा यार पर जो बैठा है मेरी वजह से बैठा है, अगर मैंने उसको हथियार हमले से नहीं दिया कैसे कर, वो हमारे सीने को सेव करके बैठा, हमारे दायित्व में उसके ईंट को सेव करता, जब ये भाव है, फिर 22 दिन उस पहाड़ी के पोलोलिंग के ऊपर हमारी पलटन में युद्ध लड़ा, 22 दिन हम चले, उसको एक से एंजॉयमेंट, ऊपर से जैसे ही गोला आता था उसकी आवाज आती थी दूर से, तो आवाज आती, उसकी आवाज को सुनते पत्थर के पास बैठ गए। फिर हमें उसका एक रोटेशन पता चलेगा कि जब एक पहला गोला आएगा तो लगातार 5 गोले हैं, फिर बैठ करके काउंटिंग करना 1 2 3 4 5, जैसे 5 गिर जाते चलो फिर उठ करके चलो। इस तरह से हमें 22 तक तो वो डर खत्म हुआ, लड़ते रहे, उस काम में व्यस्त। थोड़े दिन पहले दिन डर भी लगा और थोड़ा सा मन के अंदर हताश भी हुआ, निराश भी हुआ। बचपन जो सपने देखना था राइफल लेकर फायर करूंगा, यहाँ पर मेरे फिर थैले में बम डाल कर बम पहुंचे, राइफल में सामान ढूंढने का plan। इस बीच में कभी परिवार का ख्याल नहीं आया कि पत्नी को अकेले छोड़ा वहाँ भी इंतजार कर रही, नहीं ख्याल नहीं आया, बट हाँ इतना रहता था कि चलो चिट्ठी लिख, हर रोज एक चिट्ठी लिखता था, उसमें सिर्फ 4 ही लाइन होती, 5 भी नहीं, 2 चिट्ठी लिखता था, तो एक वाइफ के लिए एक पेरेंट्स के, और दोनों में 4-4 लाइन। एक हफ्ते के बाद ऐसा रोटेशन हुआ कि इधर से भी चिट्ठी चली जाए और इनको डेली चिट्ठी मिल जाए, तो वो क्योंकि एक माहौल में ऐसा होता है कि हाँ परिवार समझ आता है, यही मेरा परिवार, और इस परिवार से बड़ा और कोई परिवार, क्योंकि अगर आज मुसीबत में मैं हूं तो यही मेरा साथ दे, वो लोग हासिल करते हैं। तो उनके साथ वही भाई है, वही बहन है, वही माँ है, सारे रिश्ते के साथ, और फिर उसी से उसी भाव करना, कोई घर कैसे तो घर वालों के लेटर्स आ सकते थे या आप फोन पर बात कर सकते थे? फोन नहीं थे उस समय फोन थे नहीं, ओके, बस सिर्फ लेटर का ही एक माध्यम था। जब तक घर से नहीं आएगा तब तक हम लेटर पढ़ते थे। वापस पुराने लेटर्स को पढ़ते रहते थे। यस, सो क्यों लेटरों पे ही वो जिंदगी दिखती थी, रेडियो पे उस पे सारा, क्योंकि हमारे पास में भी छोटे छोटे रेडियो थे, सुनते रहते थे।
ये तो हमें भी पता चल गया कि अभी रेडियो तो घर पे भी सुनते हैं, अखबार भी लेते हैं, टीवी तो एक दो था किसी मोहल्ले में, अभी वो वार लाइव पूरी जो है अनाउंसमेंट सो न्यूज पहुँचने लगी। तो अब तक घर वालों को पता चल गया था कि वॉर शुरू हो गई। हाँ, अभी तक क्योंकि रेडियो के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, आ, क्योंकि युद्ध की जो है गति बढ़ने लगी तो वो समाचार पहुँचने लगे, तो हमें ये भी बात उन्हें कब पता चली कि आप भी गए? कई बार ऐसा होता है ना कि वॉर चल रही है पर हमारा बेटा सेफ है। आ, मैंने कभी लेटर में नहीं लिखा था कि मैं युद्ध में ही हूँ, जहाँ हूँ बहुत अच्छा हूँ, ठीक, चिंता ना नहीं लिखा था मुझे। तो लेकिन उनको भी लगा था कि मैं है तो फिर मेरे को तो लास्ट में पता चला कि वो घायल हो गया, ये हो गया। 2 जुलाई को मेरा लास्ट लेटर था और उसके बाद फिर कोई लेटर नहीं लिखा। फिर कोलोनी की लड़ाई के बाद वो सफलता मिलने के बाद टाइगर हिल पे गए, टाइगर हिल पे करने एक दिन पहले मैंने लेटर लिखे, तो वो आखिरी लेटर, उसके बाद फिर कोई लेटर लिखने का मौका नहीं मिला। तब इनके पास जो लेटर पहुँचने बंद हुए, कुछ गड़बड़। लेकिन मेरी माँ ये कहते हैं कि माँ को 5 तारीख को ये गोली लग रही थी उस टाइम को, उसी दिन पता चल गया। तो कुछ तो तकलीफ में है। तो उसी दिन से उन्होंने खाना, बड़ा भाई अभी भी छुट्टी पर ही, वो सांत्वना देता रहता है, बोला नहीं ऐसा कुछ ये, लेकिन वो मानने को तैयार। ये तो जब मैं हॉस्पिटल में आ गया, होश हो गया थोड़ा सा, पहले ये बहुत कम लैंडलाइन वाले टेलीफोन, ससुराल था के नज़दीक किसी का घर था, उनका लैंडलाइन नंबर था, पीपी नंबर्स हुआ था हाँ, वो तो समय। लैंडलाइन नंबर से मैंने कॉल किया वहाँ से, मुझे चलो इन्फॉर्मेशन दे। पहले मैंने अपने भाई की यूनिट में फ़ोन किया, भाई को बता कि मैंने वो सिचुएशन फेस किया था, एक ही बेटा था, नैनपुरी के थे, अकेला बेटा था, वो शहीद है। और जैसे टेलीग्राम घर जाता, रेड बूढ़ी बाद में गई, टेलीग्राम पहले चला गया, माँ ने टेलीग्राम पर चली। मुझे भी ये था कि यार माँ को अगर पता चल गया तो शायद ना देख पाए अपनी माँ को। जब होश आया थे पहले भाई के पास फोन किया, भाई जो है किसी तरह से समझा दिया, वो भी फौजी थे, तो उन्होंने वहाँ फोन के पता चला गया कि छुट्टी पहले छुट्टी थी। फिर मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि हाँ भाई माँ को संभाल। फिर ससुराल में फ़ोन किया, उन्हीं को मैं बोला कि हमारे यहाँ से बुला, तो फादर इन लॉ आए टेलीफोन, 2 ही महीने हुए थे सर। तो पत्नी इस वक्त मायके में थी? माइक नहीं, ससुराल वहीं थी हमारे यहाँ पे। अभी 10 दिन पहले ही वहीं मायके से वहाँ पे, तो मेरे फादर से मैंने बात की, मैं कैसे से मैं योगेंद्र बोल रहा हूँ, कौन योगेंद्र, ऐसे ऐसे, अच्छा, अगर मैं पत्थर से गिर गया, मेरा हार्ट टूट के दिल्ली आ रहा हूँ, उसे गाँव में एक बेटी का बाप हो तो वो तो अपनी बेटी का सोचना है, खुदा नहीं ये हो गया वो हो गया, खुदा मेरी बेटी को टूट गई बेटी। तो इस पर हाँ, ये तो भी लेकिन भाई बोल रहा, मौसा जी आप चुप हो जाओ, मेरी माँ नहीं सहन पाई, चुप हो जाओ। हमारे यहीं पर एक जो तहसील सिकंदराबाद तहसील, वहाँ एक रडार लगी हुई, उस रडार पर जो कम्युनिकेशन सेंटर सीधा वहाँ से उधमपुर से कनेक्टेड, मेरा भाई गया हूँ रडार में, वहाँ से उधमपुर कॉल के, उधमपुर से फिर ऐसे इस तरह से बात किया, पता किया,
उन्होंने उनको यूनिट से पता चला कि उसको चोट लगी है लेकिन ठीक है, उसको थोड़ा सा विश्वास हुआ। ये उसी दिन फिर अगले दिन दिल्ली दिल्ली आए तो ये शाम तक घूमते रहे। ये भी यही तो बताया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, लेकिन कौन से हॉस्पिटल में, दो हॉस्पिटल आर बी के, आर हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल। पहले ये आर हॉस्पिटल में घूमते रहे शाम तक, उनको कुछ तो वहाँ पे हमारे गांव का मिल गया। उससे पूछा यार ऐसे से वहाँ से कोई आया इस नाम का, देख क्योंकि मेरे नाम का एक बंदा भी था योगेंद्रिया का। हाँ, ये कुछ कंफ्यूजन होती हाँ, रहती थी। उसकी डेड बॉडी उसी जहाज में आई थी जिसमें मैं कि वहाँ पे आएंगी। उन्होंने वो लिस्ट निकाल दिया, एक योगेंद्र यादव उसकी बॉडी तो आई, मैं नहीं यार उससे बात है, इनको पूरा दिन ढूंढते देंगे। फिर उनको शाम को वहाँ से जो गांव वाला था उसने बेस हॉस्पिटल फोन किया, वहाँ से पता। फिर ये शाम के वक्त ताऊ जी की एक बेटी थी, मेरे बड़ा भाई, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी की दोस्तों की पहचान नहीं पाई। तो ये पूरे दिन भर जो सिलसिला चला, अब तक तो गाँव में खबर पहुंच गई होगी कि हाँ वो गाँव में तो शहीद हो पता, चुके हाँ गाँव में पता चल गया था क्योंकि वो योगेंद्र यादव की जो है अगले दिन खबर छप गई थी, शहीद योगेंद्र सिंह यादव 18 घंटे। गाँव वालों को तो यही लगा कि हाँ यार गाँव के दो ही लड़के हैं उसमें 18 घंटे में, दो थे गाँव के, बोला इनका था एक बेटा, वो बोला ये तो शहीद है। तो पूरा गाँव में हमारे घर इकट्ठा था, पूरा आरती पड़ती का पूरा सामान वहाँ पे। तो यही था कि अब आएगी सोचो एक डेड बॉडी है इस तरह से। जब भाई ने उधर जाकर देखा, फिर मैं बोला अभी जाएंगे रात को पूरे गाँव में, एकदम से मातम छाया हुआ गाँव में, किसी के मोहल्ले में तो खाना बनाएंगे। लेकिन गाँव वालों को फिर भी विश्वास नहीं। फिर अगले दिन एक टाटा 407 करके हॉस्पिटल आंखों से देखा तो फिर विश्वास हुआ। टाइगर जिंदा है। परमवीर चक्र का ऑपरेशन होना चाहिए। परमवीर चक्र का 14 अगस्त शाम को 9:15 के आसपास का टाइम था, जब समाचारों में टीवी में देखा कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए यादव। हमें बड़ी खुशी हुई कि यार हमारे साथ एक शहीद होने वाले व्यक्ति को आपके साथ ही दिया जाता है। तो बड़ा सेलिब्रेट किया, फिर सो गए। रात को 2 बजे फिर एमएनएस नर्स वो मेरे पास आती है, बोलती आपका आर्मी नंबर, रैंक, नेम, ये सब बताओ। मैं बोला मैडम बेड कार्ड लगा देख लो इस, नहीं आप बताइए, मैंने तो सब कुछ दिया। 2 घंटे बाद फिर वापस आ अपने घर की डिटेल, तब मुझे लगा इतना घटे। मैडम बताओ तो सही हुआ क्या, रात के 2-2:30 बजे, हमें नहीं पता। सुबह 4:30 बजे आपसे जनरल बीपी मलिक मिलने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं हमें नहीं। फिर वो 9 बजे जनरल बीपी मलिक आए, ऑफिशियली सेना में नहीं होते तो क्या साधु होता। साधु होते। और कोई शौक आपको, कुछ हॉबीज? नहीं, मैं बचपन से सिर्फ 3 ही मेरे तो वो था जो मैं देखता कि या तो फौजी बनूंगा तो नंबर 1 बनूंगा, अगर आध्यात्म तरफ गया तो नंबर 1 बनूंगा, और फिर या तो डकैत बना तो ये 3 ये भी सोचा था कि डकैत भी बन सकते हैं। हाँ बन सकते हैं। साहित्य में काफी रुचि है आपकी, काफी साहित्य पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और अभी हाल में आपने किताब लिखी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं 10th पास करके ही फौज में चला गया, और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं, ऐसा मोड़ आता है जो आपको आगे बढ़ने पर
विवश कर। मुझे वो पल याद है कि जब पहली बार जो हमारे बड़े लीडर थे हमारे क्षेत्र के, मुझे हॉस्पिटल से गांव लेकर के गए थे। गांव में एक सम्मान आफ्टर परमवीर चक्र अनाउंस। तो जब वहां ले गए थे तो वहाँ 20-30 हजार की भीड़ थी। और वहाँ हम पहुंचे, जो लीडर थे वो तो बोलने में सक्षम थे। हम तो कभी स्कूल के अंदर खड़े नहीं हुए क्लास के सामने, तो हमें तो एक शब्द नहीं बोले। और जब वहां पर देखा पूरा चारों तरफ पब्लिक पब्लिक, तो वैसे ही अपने अंदर भय सा प्रतीत हुआ। फिर सबने अपने अपने जो भाषण दिए, मुझसे बोलने लगे तू भी बोल कुछ। मेरे हाथ पैर कांप रहे। मतलब गोली चला लेंगे, बोली नहीं चला बोले नहीं पाएंगे। चलाएंगे। नहीं, मगर मैं तो नहीं उठ रहा। नहीं नहीं नहीं, तेरे लिए तो लोग आए, खड़ा तो हुए एक बार। खड़ा हुआ, चल इतना बोल दे कि आप लोग आए, बहुत अच्छा। मैं इतना ही बोल पाया, उससे ज्यादा मैं एक शब्द नहीं। लेकिन ये चीज बोलने के बाद मैं अंदर ही अंदर घुटा। फिर अंदर अंदर अपने आप को फील किया, क्यों नहीं बोल पाया। शायद मेरे शब्दों का भंडार नहीं, मुझे समझ नहीं। इसके ऊपर मैं बहुत कुछ अपने अंदर ये चलता था। फिर आया कैसे किया एजुकेशन से। फिर मैं हॉस्पिटल से निकलने के तुरंत बाद में 12th की, उसके बाद बीए की। बीए करने के बाद 2007 में एक फिर इंसिडेंट कि उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत। तो एक कोलकाता के अंदर बिरला स्कूल था, उसमें हम गए। तब तक मैं बोलने लगा था, थोड़ा सा डर खत्म। लेकिन शब्दों का प्रभाव कैसे डाला जा सकता है, इसके ऊपर भी और वर्क करना था, कैसे किया जाए। वहाँ हम अपना हिसाब से अपने जो है पता क्या है हमें, भाई ऐसा ऐसा हुआ है। वो पूरा कारगिल का 2010 में मैं आर्मी का कोर्स किया, इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग गया कोटिया चेन्नई। वहां पर मुझे वो बच्चे मिले जिनको मैं कहानी सुना करके, उन्होंने आकर के जब चरण स्पर्श किए एज ए ऑफिसर, मुझे प्राउड सा फील हुआ, एकदम घबराहट गई। आप कौन? साहब आपने पहचाना नहीं, हम उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपकी सुन करके हम फौज में आए। क्या बात है। तो एकदम से मुझे लगा यार, फिर मुझे लगा कि यार वो मैं अगर इन चीज़ों को और प्रभावी तरीके से बता सकता हूँ तो कैसे बता सकता हूँ। फिर मैंने बीएड करने का बीएड किया, और फिर एक और आर्मी कोर्स किया। फिर एक थोड़ा सा निखार, एजुकेशन बढ़ती रही तो समझ बढ़ती रही, समझ बढ़ती रही तो शब्दों का भंडार आते रहे। फिर लोगों से आप जितना लोगों से इंटरेक्ट होते हो, मिलते हो, कहीं ना कहीं कुछ आपको वहाँ से मिलता है। तो जो मिल रहा है उसको अपने उस चीज में, जैसे जब हम कोई कपड़ा बुनते हैं, एक धागा ये आया तो एक धागा इसको मिला दिया तो थोड़ा सा वो कलर 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 हो जाता है तो सुंदर दिखता है। इसी तरह से जो कोशिश की, बड़े भव्य फिर जो है स्पीच जो शुरू किया, पहला बड़ा अच्छा हुआ IIT कानपुर 2013 में बीएड के दौरान। फिर IIM अहमदाबाद हुआ, IIM इंदौर हुआ, फिर IIT दिल्ली में हुआ, IIT मुंबई में हुआ। फिर धीरे 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 थोड़ा सा और निखर रहा है, वो डर खत्म। तो जो किताब आपने लिखी, तो ये चीज़ें इसी चीज़ से आई है क्योंकि मैं साहित्य को पढ़ने लगा, साहित्य को जीने लगा, और साहित्य से एक समझ बढ़ी। तो फिर मुझे भी लगा, मेरे जो साथी थे, दोस्त थे, जो सुनते थे, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया कि यार आप लोग जो बोलते बहुत अच्छा बोलते हैं, इसको कम से कम यार लिखो, आप बुक लिखो, बुक लिखो। एक होता है ना कि कभी कभी लगता है यार तू बोल अच्छा होता है कि लिख नहीं सकता। कलम पकड़ने की कोशिश किया, लिखने की मन नहीं। फिर दोस्तों ने बहुत जरूर प्रेशर किया, तो फिर भाई आज मैं लिखना शुरू किया। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ संकल्प,
अब इसको लिखना ही है। फिर मैंने शुरू किया। तो मैं दिखाना चाहूंगी, ये है वो किताब जो आपने लिखी है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। इसमें मैंने पूरा ये जीवन लिखा है और युद्ध की वो पल को लिखा है जिसको मैंने जिया। ये बुक मैंने अपने पिता को डेडिकेशन, वो सैनिक थे इसीलिए मैंने टाइटल दिया था इस बुक का, वैसे सिपाही का परम। एक सिपाही बाप का जो है परमवीर होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा लोगों को जो है हीरो ऑफ टाइगर हिल। अपीलिंग लग रहा था क्योंकि आपकी इमेज जो है वो सबने एक हीरो की बनाई हुई है। बनाई हुई क्या है, आप हैं एक हीरो हमारे ऑफ कोर्स, और इसलिए सबको लगा कि ये इसका शीर्षक होना चाहिए। इससे पहले जब आपसे बात हुई थी, जब आप काम कर रहे थे, मुझे याद है कि आपने बताया था कि सिपाही का परम। रखने वाला है, क्योंकि मैं ये अपने पिता के लिए, यस, मैं चाहती हूँ कि आपके पिताजी का नाम बता दें। बिल्कुल। रामकरण सिंह यादव जो 11 कुमाऊं में थे, और ऐसा टोरी खेलता लड़ा था जिससे बस। अच्छा, बहुत सारी मोटिवेशन की बातें हो गई, देश की सेवा की बातें हो गई, भारतीय माता की सेवा की बातें हो गई। इन सब के बीच में एक जिस समय आपने ज्वाइन किया, तो एक टाइम होता है ना जब कुछ एक अलग ही मूड होता है बच्चों का, एक अलग ही मिजाज होता है ना, वो बच्चे होते हैं ना बड़े होते हैं, तो कुछ एक डिफरेंट पेज से निकल रहे होते हैं। तो कभी ऐसा कुछ आया कि कोई बहुत पसंद आया है, हाँ, वो किसी को छुप छुप के देखा हो, किसी के लिए कभी कोई प्रेम पत्र लिखा हो, ऐसा कभी कुछ आया? नहीं, नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? तो एक होती है वो युवा अवस्था होती है, वो एक ऊर्जा वाला समय होता है। उस ऊर्जा को आप किस तरह से कहाँ यूटिलाइज कर, उसके ऊपर निर्भर। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला कि जो है आप खेल कूद में बच्चों को जरूर भेजिए, तो जो एक खेल कूद पे आपका बच्चा जो जाएगा उसकी जो एनर्जी है वो सारी बच्चे वो दूसरी तरफ सोचने और समझने की उसकी बात है। क्योंकि हम तो खेत में काम, तो खेत में काम किया। मैं आपको पहले बताया कि ट्रेंगल हमारा जीवन था, स्कूल घर खेत, सुबह फिर घर से खेत फिर स्कूल। इसी तरह से ट्रायंगल में जब जी रहे थे तो तीसरा चौथा कोई स्तंभ दिख नहीं। मेरे साथी थे, दूसरे थे, वो लिखता था प्रेम पत्र, मिलने भी जाता था। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि अरे सबके नहीं नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। होने से पहले रिश्ता आ गया और शादी तय हो गई? हाँ, उससे पहले ही जाए, फिर वहां पे फौज में चले गए, फिर एक अलग सोच बन गई, फिर शादी हुई। अच्छा, वॉर के बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया, होता क्या है कि फौजी जो है वो अलग रह रहा होता है, आपके साथ भी ऐसा ही रहा होगा। और यहाँ पर जो पत्नी है वो सारा काम संभाल आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल। देखिए, एक जो खास करके जो सैनिक होता है और वो लोग जो घर से बहुत दूर रहते हैं और जो कभी कभी वो तब वहां पर ठीक से काम कर पाते हैं, तब अपनी ड्यूटी का सही प्रकार से निर्वाह कर पाते हैं जब उसका परिवार उसकी सपोर्ट में करे। जब अभी एक फौजी के लिए तो उसकी जो पत्नी जो पूरे जो घर की जिम्मेवारी ले लेती है, तो सैनिक अपना देश की जिम्मेवारी। तो सैनिक जब एक मोर्चा संभाल रहा होता है तो उसका घर और परिवार वो भी उसके साथ कई कई मोर्चे संभाल रहे होते हैं उसका साथ देने के लिए। बिल्कुल। तो यही है, एक जीवन का सच भी यही है कि हम चाहे सैनिक हैं या नहीं भी। मैं आज के जो नौजवानों को ये कहना चाहूँ, बताना भी चाहूँ कि अगर आप बाहर में घर से दूर रह रह करके आप काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा एहसान है। आप काम तब कर पा रहे हैं जब आपके पीछे आपके घर कोई उसका सपोर्ट आपको नहीं मिले, तो आप उन्हें कोई काम सही तरीके से करें। पिताजी को कैसा लगा जब चक्कर?
आपकी सूचना दी गई और घर तक की बात है? वो एक सैनिक थे, उस मेडल की महत्व को समझते। उन्होंने यही कहा कि मैं तुम्हें जो मुझे 10 साल मेरी उम्र को बढ़ा क्या बात, कि एक पिता के लिए इससे बड़े गर्व की और गौरव की बात नहीं हो सकती है। उसके पिता को उसके बेटे के नाम से कोई चाहता। मतलब आज तक तो रामकरण का बेटा था, लेकिन आज योगेंद्र यादव का पिता राम। ये एक बहुत बड़ी बात। खुश हुए और इस खुशी को सिर्फ वो 4 साल तक ही 4-5 साल इस खुशी को थे। बचपन की बात कर रहे थे हम लोग। क्या कभी कोई ऐसी कविता, कोई ऐसा गीत जो आपके दिल को बहुत छू गया? विविध भारती पे शाम को 7 बजे के आसपास जयमाला। जयमाला प्रोग्राम, उसको सुनते थे। उसमें ज्यादातर जो है देशभक्ति के गाने चलते रहते थे। तिरंगा फिल्म का जो है गाना सुनते थे बड़ा आनंद से। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। और एक और था जो बहुत, क्योंकि उस समय चिट्ठियों के दौर थे, तो जब तक चिट्ठी नहीं आती थी तो पुरानी चिट्ठियों को पढ़ा। ये मैं आपको इस चीज को बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं इस गाने को गुनगुनाता था उस दिन घर से चिट्ठी आ जाती। हाँ, आपके इमोशंस वहां तक पहुंच जाते थे। हाँ, उस दिन चिट्ठी आ जाती। हाँ, चिट्ठी आई। मैंने सुना आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हाँ, एक फौजी आदमी ऑलराउंडर होता है, हैं। सब कुछ, क्योंकि फौज में उसको ऐसा परिपक्व कर दिया जाता है। और बात, माहौल ऐसा रहा। हम 3 भाई थे, सिस्टर नहीं। मदर अकेली कुकिंग करती। तो बचपन से ही मदर जैसे, क्योंकि पशु थे, पशु का काम करना पड़ता था, तो मैं मदर का हाथ बढ़ाया। अच्छा, तो आप वो किचन में भी उनकी मदद करते हैं? क्या बात, सो क्यूट। तो सुबह मम्मी जब उठाया करती थी, बोला उठ जाओ पढ़ने के लिए। तो सर्दियों के समय में मक्की की रोटी, साग ही होता है, तो साग रखा होता था उस पर चूल्हे के ऊपर। इतने मम्मी जो है पशुओं का काम कर देती थी, उसको घूट दिया करता था, उसमें आलन लगा दिया करता था। फिर जो दूध को उसको भिगो दिया। अच्छा, तो ये सब्जी बनाना, खीर बनाना, ये मैं सब कुछ सीख गया था उस टाइम। मम्मी जब मामा के जाती थी तो फिर कोई होता था नहीं, पर पड़ोसी से रोटियां बनवाते थे। तो बड़ा भाई, हम बड़ा भाई को कुकिंग में कोई इंटरेस्ट था, वो नहीं बना सकता। वो भूखा रह सकता लेकिन चूल्हे कूदा नहीं है के लिए खाना, रोटी दूसरे से बनवा लेते थे, बाकी सब्जी ये सब कुछ ऐसे बनाते बनाते। किसी के फौज में गए, जब कभी 3-3 दिन के लिए बाहर गए यूनिट से ऑपरेशंस के लिए, तो फिर वहाँ पर तो इस तरह से कुकिंग करना अपने आप, क्योंकि अपने हाथ से जब बनाते हो तो बड़ा टेस्टी लगता है। दूसरे का हाथ का जो है कहीं ना कहीं हम नखरे दिखाते हैं। आज का मेन्यू क्या है? जो है पसंद है ज़्यादातर, जो छोटे बेटे को भी पसंद है, लौकी चने की दाल। बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं, घर का ही खाने पर ज़्यादा विश्वास है। माहौल भी अभी शहर में रहने के बावजूद भी जैसे गाँव जैसा ही है। जैसे गाँव में 7-7:30 बजे खाना खा लेते, हम यहाँ पर भी 8 बजे तक खाना खा लेते। किसी भी देश की युवा, उसका भविष्य होता है, उसके आगे की नीतियों को वो तय करती है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के हमारे देश के युवा? युवा उस राष्ट्र के भविष्य होते हैं, उस राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं, उस राष्ट्र का कर्णधार होते हैं। तो युवाओं को वो राष्ट्र बनाता है,
उसकी शिक्षा बनाओ, क्योंकि शिक्षा से सोच पैदा, और जिस तरह की सोच राष्ट्र अपने युवकों में बनाना चाहता है, क्योंकि एजुकेशन तो सबको एक जैसी मिलती है। आज हम देखते चले कि उसी एजुकेशन से एक टॉप टेररिस्ट बन गए हैं, और उसी एजुकेशन से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन गया, एक उसी एजुकेशन से बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया है, जो मानवता के कल्याण के लिए काम कर रहा है, जो मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा है, और एक उसी एजुकेशन से मानवता। तो हमें समझ, तो इसलिए राष्ट्र को, जो राष्ट्र के युवक हैं उनको समझ मानवता के लिए, उस धरती के लिए पढ़ने की, उससे लगाव पैदा करने, ये हमारे ही इंसान, ये हमारे ही धरती है। इस धरती ने हमें अन्न दिया है खाने के लिए, जो हम जीवित, इस धरती ने वायु दी है जिससे हम जीवित, जिसने आपको भोजन दे दिया है, आपको सांसें दे दी है, आपको शिक्षा दे दी है, आपको सुरक्षा दे दी। अब आपका दायित्व तो बनता है, आपने जो सीखा है, जो समझा है, अब आप उसको वो चीज रिटर्न, क्योंकि अगर ये चीजें रिटर्न नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगी, और इसलिए उस धरती का सम्मान कर, उस समझ को, शिक्षा को, सोच को वापस राष्ट्र में, लोगों के बीच में लेकर भेजें। तो जिस तरह से एक युवा सोचेगा, राष्ट्र की सोच उस तरफ, जिस तरफ राष्ट्र के युवाओं की शक्ति लगेगी, राष्ट्र उस तरफ। तो इसलिए हर एक दुनिया का युवक अपने राष्ट्र के बारे में सोचे, सकारात्मक सोचे, मानवता की भलाई और उत्थान के लिए सोचे, विनाश के। अगर हम मानवता के लिए बारे में सोचेंगे, अपने राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, तो हम एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे, और ये धरती, ये देश बहुत ऊपर पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत सारी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। और आप सभी को हमारा धन्यवाद।